दोस्तों नमस्कार। पूरी दुनिया ईरान युद्ध से परेशान है। उम्मीद है कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में यह लड़ाई रुक जाएगी। लेकिन उससे बड़ी चिंता की बात आज जो मैं आपके साथ करने वाला हूं वो ये कि यह लड़ाई तो रुक जाएगी, लेकिन अमेरिका पे जो कर्जा इस समय $39 ट्रिलियन पार हो गया है और जिसका सालाना ब्याज $1 ट्रिलियन से ऊपर जा चुका है, ये आने वाले समय में और बढ़ेगा और दुनिया को लॉन्ग टर्म के लिए ये परेशान करने वाला है। कोई इसका समाधान दिख भी नहीं रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्या प्रभाव पड़ेगा? किस बात की चिंता हर सरकार को करनी होगी? भारत पे इसका क्या असर होगा? ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको समझना जरूरी है। इसीलिए दोस्तों, आज चर्चा का विषय यही रहने वाला है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि यह सबके लिए जरूरी है। चाहे आप आम आदमी हो, व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, इंपोर्टर हो, एक्सपोर्टर हो, आप राजनीति में हो या पॉलिसी मेकर्स हो या किसी भी मंत्रालय में किसी भी कुर्सी पर बैठे, ये हर इंसान की जिंदगी को टच करने वाला है। और क्यों टच करने वाला है इसको समझना भी जरूरी है। इसीलिए इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ करने वाला हूं वो ये कि जो यूएस का डेट है वो 39 ट्रिलियन पार कर गया। 1 ट्रिलियन ब्याज। अब 1 ट्रिलियन ब्याज कितना होता है इसको जरा हम अपनी भाषा में समझने का प्रयास करें। जैसा मैंने कहा कि इस समय अगर हम बात करें पूरे इकोनॉमिक क्षेत्र में जितना इस समय उधार है अमेरिका के ऊपर, अगर अमेरिका का टोटल जीडीपी जितना वहां प्रोडक्शन होता है सारा का सारा भी अगर हम उस ब्याज चुकाने में उसका जो उधार चुकाने में लगा दें तो अमेरिका की इकोनॉमी से बड़ा वहां पे आज उधार हो गया है और ये हर साल बढ़ता जा रहा है। इस बात को समझना बहुत जरूरी होगा। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में जब उधार बढ़ता है तो ब्याज भी बढ़ेगा। आज की स्थिति जो है अगर हम उसको भारत की भाषा में देखें तो $2.7 बिलियन रोज का ब्याज है। इतना तो हमारे यहां पूरे महीने में एफडीआई नहीं आता। अगर आप ध्यान से देखें, स्टॉक मार्केट को छोड़ दीजिए, मैं बात कर रहा हूं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, अगर इतना आ रहा होता 2.75 तो आज कम से कम भारत में $30-35 बिलियन का सालाना मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट होता। इतना नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जितना रोज अमेरिका ब्याज दे रहा है इतना तो हमारे यहां एफडीआई नहीं आ रहा। अब आप समझ सकते हैं कि एफडीआई कितना इंपॉर्टेंट है और ब्याज की अमाउंट कितनी इंपॉर्टेंट है। यह और भी गंभीर हो जाता है मुद्दा, क्योंकि अगर हम ब्याज की बात करते हैं तो इससे होता क्या, जितनी भी बाकी बजट के अंदर प्रावधान किए जाते हैं इंक्लूडिंग डिफेंस, ये अब उससे ज्यादा हो गया। अमेरिका का डिफेंस बजट $890 बिलियन था, अब वो बढ़ के 1 ट्रिलियन के आसपास ट्रंप साहब ने कर दिया है। लेकिन उसमें भी विरोधाभास है, कितना एलोकेट हो पाएगा या नहीं। कुल मिला के ब्याज तो देना पड़ेगा। अगर आप ब्याज नहीं देते हैं तो कंट्री की साख पे बट्टा लगता है, जो कंट्री चाहता नहीं। इसीलिए जो सरकारी बॉन्ड्स होते हैं, जो सॉवरेन बॉन्ड होते हैं, उनको सेफ माना जाता है कि सरकार बाकी सब खर्चे काट देगी लेकिन जो देनदारी है उसको पूरा करेगी। अब सवाल इस बात का है कि जब इतना डेट इकट्ठा हो रहा है तो इससे होगा क्या? होगा ये कि हमें आने वाले दिनों में चुनौतियां देखने को मिलेंगी और भारत पे इसका असर होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इतनी तेजी से बढ़ा क्यों? एक कारण कि जो डेट है वो लगातार अमेरिका में जो खर्चे हो रहे हैं बेतहाशा, वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपको छोटा सा मैं एग्जांपल दूं कि $10 ट्रिलियन अभी तक अमेरिका $10 ट्रिलियन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अभी तक लड़ाइयों में खर्च कर चुका है। $10 ट्रिलियन। $10 ट्रिलियन को अगर आप दूसरे हिसाब से देखें, अमेरिका की जमीन पे जितनी चीजें हैं, कोई फैक्ट्री, कोई बिल्डिंग, कोई कुछ, आप सब खरीद सकते हैं। सिर्फ अमेरिका की जमीन छोड़ दीजिए, जमीन पे जो चीज बनी हुई है पूरे अमेरिका में आप उसको खरीद सकते हैं। $10 ट्रिलियन
इतना होता है। साथ ही जब आपका डेट बढ़ता है तो इंटरेस्ट बढ़ता है, और जब इंटरेस्ट चुकाने के पैसे नहीं होते, आप और उधार लेते हैं तो डेट और बढ़ता है। यही होता है डेट साइकिल। इसीलिए जब दोनों चीजों को आप जोड़ देते हो तो डेट का साइज और इंटरेस्ट का साइज दोनों बढ़ने लगता है। इसका मतलब वॉल्यूम भी बढ़ता है और प्राइस भी बढ़ता है, क्योंकि जब आपके पास बहुत ज्यादा उधार होता है तो लोगों को यह लगता है कि आप चुका पाओगे या नहीं, तो आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाते हैं। एक समय था जब अमेरिका के अंदर 1% के आसपास ब्याज दरों पे लोन मिल जाता था। आज ये अमाउंट 5% पहुंच गई है, 5 के आसपास। और अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने बोल दिया है कि अगर ये 5 के ऊपर जाता है ब्याज दर, ये सस्टेनेबल नहीं होगी। अब आप हिसाब लगा लीजिए, करीब हम बात कर रहे हैं $40 ट्रिलियन की। $40 ट्रिलियन का मतलब है 5% के हिसाब से अगर आप देखें तो कितना होगा, और कुछ नहीं तो कम से कम $2 ट्रिलियन तो ब्याज हो जाएगा। $2 ट्रिलियन ब्याज इवन अमेरिका भी नहीं चुका सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जितना वो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उसका ज्यादा हिस्सा इसी काम पे चला जाएगा। इसका मतलब अगर 1 ट्रिलियन की हम बात कर रहे हैं तो डिफेंस में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ केयर में, सोशल प्रोग्राम में इनको कटौती करनी पड़ रही है। और यही कारण है जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच में विवाद का मुद्दा है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस पे, हेल्थ सर्विसेज पे पैसा काट रहे हो, और जो आपके अमीर दोस्त हैं आप उनका इनकम टैक्स काट रहे हैं, जबकि आपको हेल्थ सर्विसेज बनाए रखनी चाहिए और इनकम टैक्स नहीं घटाना चाहिए। लेकिन ट्रंप साहब, आपको पता है, बिजनेसमैन है, उनको अपनी भी टैक्स लायबिलिटी कम करनी है, इसलिए उन्होंने कानून भी पास करा दिया। दिस लिमिट्स फिस्कल फ्लेक्सिबिलिटी, स्पेशली इफ देयर इज अ रिसेशन और क्राइसिस। अगर आपके पास क्राइसिस है और अगर मान लीजिए कि आपने पैसा एलोकेट किया इंफ्रास्ट्रक्चर में और किसी कारण से क्राइसिस हो गया, कोविड जैसी स्थिति हो गई, आपको पैसा डाइवर्ट करना है हेल्थ केयर में, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर से पैसा हेल्थ केयर में डाइवर्ट कर दिया, क्योंकि आप नए प्रोजेक्ट बाद में कर लोगे, पहले हेल्थ केयर को दोगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, मिनिमम पैसा आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया, मिनिमम पैसा आपने हेल्थ केयर को दिया, अब क्राइसिस हो गया तो आप पैसा कहां से लाओगे, क्योंकि सरप्लस तो किसी डिपार्टमेंट में नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर आप डाइवर्ट भी नहीं कर पाओगे। इसका मतलब स्थिति और गंभीर हो जाएगी। दूसरा, फिस्कल सस्टेनेबिलिटी कंसर्न। अगर आपका जो ब्याज है आपकी जीडीपी से ज्यादा तेजी से बढ़ता है तो क्या होगा। मान लीजिए कि आपकी जीडीपी बढ़ रही है 2-3% की दर से और आपका ब्याज बढ़ रहा है 4-5% की दर से, तो क्या होगा, इस बात को समझिए। क्योंकि कुल मिला के स्थिति ये लग रही है इस समय अमेरिका में कि ये जो ब्याज है ये 2036 मतलब अगले 10 साल में, अभी जो 1 ट्रिलियन है ये 2 ट्रिलियन हो जाएगा। और जब 2 ट्रिलियन हो जाएगा तो सस्टेन कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कंस्ट्रेंट। अब आपके पास महंगाई है, महंगाई को कम करने के लिए आपको ब्याज दरें काटनी है, लेकिन ब्याज दरें बढ़ानी है। अगर आप ब्याज दरें बढ़ाते हैं तो इन्वेस्टमेंट नहीं आता, और अगर आप ऑलरेडी इतना पैसा दे रहे हो ब्याज के रूप में तो आपके पास वैसे ही ऊंची दर में आपको पैसा लेना है, तो आपको अपनी जरूरत के लिए ऊंची दर पे पैसा लेना है, और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आपको फिर ब्याज दरें और बढ़ानी है। आप उस स्थिति के अंदर फंस गए कि अब डेवलपमेंट कैसे हो। इसका अब जो ग्लोबल इकोनॉमिक इंप्लीकेशन क्या होगा, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें भारत पे भी असर आएगा। अगर ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करें तो जनरली जो ट्रेजरी है उसको बेंचमार्क किया जाता है ग्लोबल रिस्क फ्री एसेट में, यूएस ट्रेजरी में। अब जैसे ही यूएस ट्रेजरी अपनी ब्याज दर बढ़ाएगी, क्योंकि उनको ज्यादा उधार चाहिए, तो लोग भारत में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, भारत के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जब रिस्क फ्री इंटरेस्ट मुझे 5% मिल रहा है, तो मान लीजिए स्टॉक मार्केट में मैंने आपको पैसा दिया, उदाहरण के लिए मेरे को 10-12% रिटर्न मिला स्टॉक मार्केट में, अब उसमें 30% आप इनकम टैक्स दे दो तो आपके बचे 7%, फिर 3.5% आपका करेंसी डिवैल्यूएशन आपका हो गया 4-4.5%, 5% तो बिना कुछ किए अमेरिकन सरकार दे रही है, तो मैं भारत की इक्विटी मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करूंगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और यही स्थिति है जब आप
मैन्युफैक्चरिंग की या बाकी इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, तो जब आपको रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहा है 5%, तो आप इधर उधर हाथ पैर क्यों मार रहे हैं? तो लोग आराम से बैंक में पैसा रखेंगे या सरकार को दे देंगे बॉन्ड में, और आराम से बैठेंगे, पैसा सरकार उनको ब्याज देती रहेगी जो उनकी जरूरत से ज्यादा। इसीलिए राइजिंग यील्ड कैन पुल कैपिटल फ्लो अवे फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट्स, लीडिंग टू वॉलेटिलिटी इंक्लूडिंग इन इंडिया। आने वाले दिनों में ईरान वॉर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन भारत की स्टॉक मार्केट की हलचल नहीं रुकने वाली। इसीलिए अगर जब भी आप इन्वेस्ट करें, सोच समझ के करें कि किस में करना है। हाई रेट जो इंटरेस्ट रेट है वो इसका स्पिल ओवर इफेक्ट होगा। अगर अमेरिका के अंदर हाई रेट पे पैसा मिल रहा है, तो लो रेट वाले कंट्रीज को कौन पैसा देगा? सब जाके अमेरिका पे देंगे। अब आपको पैसा चाहिए, अमेरिका दे रहा है 5% पे, ले रहा है आपसे, तो आपको तो 6-7 देना पड़ेगा ना, वो भी रिस्क फ्री। उस स्थिति में आपको अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी पैसा नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल जो कंट्रीज है जिनका डॉलर लिंक डेट है, उनके लिए समस्याएं और बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब उनको ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। जहां तक बात है ट्रेड की, ऑलरेडी आईएमएफ ने कह दिया है कि भाई दुनिया में मॉडेस्ट ग्रोथ रहेगी, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका की इकोनॉमिक स्थिति में टेंशन बढ़ रहा है, अब तो ईरान वॉर के कारण स्थितियां और गंभीर होंगी, इसका पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा। अब भारत की अगर हम बात करें तो बहुत स्पेसिफिक है। रूपी एंड कैपिटल फ्लो, डाउनवर्ड प्रेशर ऑन इंडियन रूपी, मतलब रुपया और डिवैल्यू होगा। हमें चाहिए डॉलर, लेकिन डॉलर जा रहा है बाहर। जब डॉलर बाहर जा रहा है, मतलब डॉलर की सप्लाई कम है, तो डिमांड बढ़ती है। जब डिमांड बढ़ती है डॉलर की, तो जो चीज आपको पहले 90 रुपए में मिल रही थी, अब आपको 1, 2, 3 रुपए फालतू देने पड़ेंगे। 95 में मिल रहा था तो उसके ऊपर पैसा देना पड़ेगा। तो ये डिवैल्यूएशन होगा, ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। दिस कैन ऑल्सो मेक इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव। हम करीब $750 बिलियन का आयात करते हैं। एक तरफ तेल के दाम बढ़ गए, तेल के दाम बढ़े और हमारा रुपया घटा। जो पहले मान लीजिए तेल हम 85 रुपए पर डॉलर के हिसाब से लेते थे, अब उसी के हमें 93, 94 देने पड़ रहे हैं। तो हमने वैसे भी महंगा हो गया और डॉलर के ऊपर और खर्चा बढ़ गया। तो कुल मिला के दोनों तरफ से तेल 120 पहुंच गया और डॉलर 85 का 95 पहुंच गया। दोनों तरफ से मार हमें पड़ने वाली है, जिसका इकोनॉमिक स्टेटस पे फर्क पड़ने वाला है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब जब मेरे को रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहा है, तो मैं भारत में रिस्क क्यों लूं? यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, यहाँ की करप्शन, यहाँ की टैक्स सिस्टम, यहाँ के बाकी इंस्पेक्टर राज, बेहतर है ना कहीं और चलते हैं। क्योंकि भारत इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली तो बता नहीं रहा अपने आप को। जिस तरह से ग्राउंड लेवल पे करप्शन और इंस्पेक्टर राज है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में क्यों नहीं आना चाहता? लोग चाइना से माल लाते हैं, असेंबल करते हैं और बेच देते हैं, या बाहर से लाते हैं, स्टिकर लगाते हैं, बेच देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं करना चाहते? भारत सरकार को सोचना होगा, खासकर एमएसएमई। आज एमएसएमई जो मैन्युफैक्चरर थे, वो सब ट्रेडर बनते जा रहे हैं, क्योंकि चाइना से लाके माल बेचना आसान और सस्ता है बनिस्बत आपके इंस्पेक्टर्स के चक्कर काटने। सो कुल मिला के जब यूएस यील्ड हाई होगी, इंटरेस्ट उनको वहां पे ज्यादा मिलेगा, तो भारत में क्यों इन्वेस्ट करेंगे? हम यूएस के ही बॉन्ड खरीद लें। पॉलिसी रिफॉर्म्स अगर हम देखें, भारत को क्या करना होगा? मस्ट बैलेंस इन्फ्लेशन, ग्रोथ एंड एक्सटर्नल स्टेबिलिटी इफ ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस टाइटन। भारत सरकार को अब अपनी आर्थिक नीतियों को दोबारा देखना होगा। अगर हम ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, हमारी नीतियां अच्छी हैं, ये नीतियां तब तक अच्छी थी जब अमेरिका का इंटरेस्ट रेट लो था। अब अमेरिका का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, अब आपकी वो पुरानी नीतियां काम नहीं आएंगी, आपको दोबारा सोचना पड़ेगा। इसका मतलब अगर हम एग्जाम्पल देखें रियल वर्ल्ड का भी, तो कुल मिला के स्थिति क्या है कि अगर मान लीजिए कि अमेरिका को लगा कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगाने हैं या इंटरेस्ट पे करना है, $1 ट्रिलियन आपके पास है, अब $1 ट्रिलियन हम इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएं या इंटरेस्ट पे करें, तो कुल मिला के सीधी सी बात है कि आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, नहीं तो आप डिक्लेयर कर दिए जाओगे बैंकरप्ट, जो बहुत बड़ा धब्बा होता है किसी भी राष्ट्र पे। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं, अब आप $1 ट्रिलियन डेट सर्विसिंग में लगाओगे, बचा हुआ जो पैसा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा। और अगर हम देखें, अगर ट्रेजरी यील्ड बढ़ती है
तो इससे ग्लोबल बॉन्ड जो मार्केट है वहां पे भी लोग ये कहेंगे कि भाई अब जो रिस्क है वो बढ़ रहा है, क्योंकि जब यील्ड बढ़ता है बॉन्ड पे तो रिस्क बढ़ता है, जब रिस्क बढ़ता है तो लोग सेफ्टी की तरफ जाते हैं। और आज भी चाहे कुछ भी हो, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड भारत की स्टॉक मार्केट से ज्यादा सेफ माना जाएगा। इसीलिए पैसा स्टॉक मार्केट में ना लगा के, भारत में ना लगा के, अगर मेरे को 5% ही कमाना है साल का, तो बेहतर है बगैर मेहनत किए, बगैर दिमाग लगाए मैं ट्रेजरी बॉन्ड ले लूं। यह स्थिति अब हमारे सामने आ रही है। तो कुल मिला के अगर हम देखें दोस्तों, तो स्थिति क्या है, करीब $40 ट्रिलियन के आसपास ये पहुंच जाएगा साल के आखिर तक। हमें लग रहा है $1 ट्रिलियन से ज्यादा हर साल ब्याज, और हर साल ये ब्याज बढ़ता जाएगा। इंप्लीकेशंस बहुत क्लियर है। अमेरिका में बजट टाइट होगा। जब अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ते हैं, बाकी दुनिया को बढ़ाने पड़ेंगे, नहीं तो अमेरिका सारा पैसा जाएगा। और अगर इंडियन स्टॉक मार्केट को पैसा चाहिए तो हमारे को यहाँ पे मार्केट्स को एफिशिएंट करना होगा, सरकारीकरण को कम करना होगा, ब्यूरोक्रेसी और करप्शन पे कंट्रोल करना होगा, ताकि इंडिया परफॉर्मर दिखे। अगर परफॉर्मर होगा तो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा, नहीं तो लोग अमेरिकन सरकार को पैसा देके आराम से बैठ जाएंगे। इट इज बेसिकली द चैलेंज इज नॉट जस्ट द साइज ऑफ डेट। $40 ट्रिलियन इज नॉट इतना बड़ा, लेकिन जो उसकी कीमत है, $1 ट्रिलियन जो उधार है हर साल जो जा रहा है वापस, वो आज की तारीख में सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही। अब इस चुनौती से आप कैसे पार पाओगे? चलो, ईरान को तो महीने, 2 महीने, 3 महीने में आपके पास कोई समाधान है। इस प्रॉब्लम का समाधान क्या है? हकीकत तो ये है कि ये प्रॉब्लम हर साल बढ़ती जाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत सरकार को अपनी आर्थिक नीतियों पे बदलाव करना होगा? क्या हमें अपने यहाँ पे मेक इन इंडिया को एफिशिएंट, कॉम्पिटेंट बनाने के लिए क्या आमूलचूल परिवर्तन नहीं करना है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर क्या भारत के लिए कोई अच्छी आर्थिक नीति नहीं बना सकते? कोई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी नहीं बना सकते? ये तो आने वाला दिन बताएगा। समस्याएं गंभीर हैं। मैं डरा नहीं रहा, चेता रहा हूं। चेतावनी है, हम अपने घर को सुधारें, और कोई नहीं करेगा। ट्रंप साहब अपना काम करेंगे, ईरान अपना काम करेगा, दुबई अपना काम करेगा। हमें अपना काम करना है, नहीं तो कंज्यूमर को फिर चाइनीज प्रोडक्ट हमारी ही कंपनियां खरीद के चाइना से लाएंगी और खिलाएंगी। भारत में रोजगार कहां से आएगा? भारत सरकार को टैक्स कहां से मिलेगा? रुपया कहां तक पहुंच जाएगा? ये जवाब मोदी सरकार को देना पड़ेगा। आने वाले दिन चिंताजनक है। 1 जनवरी को मैंने एक वीडियो बनाया था, क्या हम इस साल की आर्थिक चुनौतियों के लिए तैयार हैं? आप उसको भी जाके देख लीजिए। जो मैंने 1 तारीख को कहा था, वो एक एक करके सारी चीजें उसी दिशा में जा रही हैं जिसका मुझे अंदेशा था। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन अगर आप चीजों को ढंग से जोड़ते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का रास्ता भी दिखता है और समस्याएं भी दिखती हैं। इसीलिए इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।